क्वालिटी का आज पार्ट 4 है और आज का जो टॉपिक है क्वालिटी का, हम इस बात की चर्चा करना चाह रहे हैं कि विश्व में जो नामी कंपनियां हैं, ब्रांड, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री में हो यानी कि सेवा दे रही हो, या फिर वो कोई उत्पाद, कोई ऑब्जेक्ट यानी कि कोई प्रोडक्ट आपको बेच रही हो, ऐसा वो क्या करती हैं कि कस्टमर ये मान के चलता है कि क्वालिटी अच्छी होगी। और वाकई उनके सिस्टम ऐसे होते हैं जिसमें शिकायत आने की गुंजाइशें बहुत कम हो जाती हैं। उनके प्रोडक्ट में भी शिकायत नहीं आती और उनके व्यवहार में भी शिकायत नहीं आती। उनके काम करने के तरीके इतने अच्छे हैं कि उनके जो सर्विस वो प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें कोई शिकायत नहीं आती। तो आज हम उन कंपनियों ने कौन कौन सी टेक्निक अपनाई हैं उसके बारे में चर्चा करें। पहली टेक्निक है आपकी टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। इसको याद रखना, TPM को कई लोग टोटल प्रोडक्टिव मैनेजमेंट कह देते हैं। ये क्वालिटी का टूल है, ना कि प्रोडक्टिविटी का। टोटल मतलब संपूर्णता में, प्रोडक्टिव मतलब हमारा उत्पादनशीलता। इसका लिंक क्वालिटी के साथ है। अगर आपका सामान सही वक्त पे तैयार नहीं हो रहा तो आपका कस्टमर परेशान हो जाएगा। और हमारा सामान सही वक्त पे तैयार होता रहे या हमारा जो प्रोसेस है वो लगातार चलता रहे, उसके लिए हमें मेंटेनेंस, उस सिस्टम के मेंटेनेंस की बहुत आवश्यकता होती है। आप लोगों के पास मोटरसाइकिलें तो होंगी सबके पास, सर्विस करवाते हो समय पे? नहीं करवाते हो, करवानी चाहिए ना। मेंटेनेंस इसलिए करते हैं कि ताकि हमारी मोटरसाइकिल ज़्यादा दिन तक जिंदा रहे, काम करती रहे, रास्ते में मोटरसाइकिल ख़राब ना हो जाए, इसीलिए तो करते हैं ना। अब व्यवसाय की बात करो, लेथ मशीन लग रही हैं, बहुत सारी मशीन लग रही हैं, टूल्स हैं, ये सब हैं, या कच्चा माल भी पड़ा है, उसकी रख रखाव सिस्टम ऐसे होने चाहिए कि वो ख़राब ना हो रहे हो, अपनी लाइफ से ज़्यादा चल रहे हो। यहाँ बात समझ में आ रही है भाई? हम दो तरीके की मेंटेनेंस करते हैं बेटा। एक करते हैं प्रिवेंटिव, तीन तरीके की, चलो बताता हूँ। प्रिवेंटिव, पहला है प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव मतलब हम होने नहीं देना चाह रहे, कोई कमी होने नहीं देना चाह रहे, उसको हम प्रिवेंट कर रहे हैं, होने से रोक रहे हैं, उसको कहते हैं प्रिवेंट करना। यहाँ तक बात समझ में आती है ना आपको? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मतलब क्या है? रोज़ाना अपनी लेथ मशीन पे कचरा साफ करो, कपड़ा मारो, ग्रीस डालो, तेल डालो, क्योंकि अगर उसके बेड पे कचरा फंसा हुआ है और तुमने उसके ऊपर से बेड चला दिया तो घिस जाएगा ना, तो आपकी लेथ मशीन का टूल पोस्ट जो है ऊपर नीचे हो जाएगा या ढीला हो जाएगा, उसमें वाइब्रेशन आने लगेंगी। प्रिवेंटिव मतलब रोज़ाना साफ सफाई करेंगे, काम शुरू होने से पहले भी और काम खत्म होने के बाद भी। बाद आपको तेल वेल लगा के अपने हैंड टूल वगैरह पे रखना पड़ेगा ताकि जंग ना लग जाए। इसको क्या कहते हैं? प्रिवेंटिव। एक और होती है, उसको कहते हैं करेक्टिव। करेक्टिव मतलब सही करना। मान लो लेथ मशीन की गरारी टूट गई, चलते चलते टूट गई, अब उस पर क्या कर सकते हो? तो फिर रोक के उसको ठीक करना पड़ेगा ना, नई गरारी लगानी पड़ेगी। इन दोनों के बीच में समझ में आ रहा है बात? यहाँ पर लेथ मशीन रुकी नहीं है आपकी, आप उसको फिर भी मेंटेनेंस कर रहे हो रोजाना ताकि वो रुक ना जाए। यहाँ पर क्या हुआ कि वो रुक गई है किसी कारण से, और फिर आपको करेक्टिव मेंटेनेंस करनी पड़ेगी और तुरंत करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा कस्टमर इंतजार कर रहा है, डिलीवरी लेट हो जाएगी, हमारी क्वालिटी ऑफ सर्विस खराब हो रही है, प्रोडक्ट की सर्विस खराब नहीं हो रही। यहाँ पर अगर आपने अपने कस्टमर को कहा परसों आपको सामान मिल जाएगा परसों आप नहीं दे पाए, प्रोडक्ट तो 3 दिन बाद दिया, प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन कस्टमर फिर भी आपकी क्वालिटी को कम आंक रहा है क्योंकि आपकी सर्विस की क्वालिटी खराब हो गई ना। इसके अलावा एक और होती है प्लान्ड। प्रिवेंटिव तो रोजाना भी हो सकती है, हफ्ते में एक बार हो सकती है, महीने में एक बार भी हो सकती है। एक होती है प्लान्ड में। प्लान्ड मतलब हमने पहले से ही प्लानिंग कर रखी है कि इसकी सर्विस होनी जैसे तुम्हारी मोटरसाइकिल की, मोटरसाइकिल में पहली सर्विस 20,000 किलोमीटर पे होगी ही होगी, वो प्लान्ड होती है। या एक साल अगर 20,000 किलोमीटर नहीं चला तो पहले साल में होगी नहीं होगी, मुझे पता नहीं, लेकिन इस तरह की कोई बात होती है। कारों में अलग होती है, मोटरसाइकिलों में अलग होती है, पता है ना आप लोगों को? आपने कभी रेलगाड़ी के वो वाले डब्बे देखे, मालगाड़ी के डब्बे? उसमें लिखा रहता है हर डब्बे पे वापसी 5:24 ऐसे लिखा होगा, किसी में 6:28 ऐसे लिखा होगा, वापसी लिखा रहता है। कभी पढ़ा है उसको? मतलब समझ में आ रहा है उसका क्या है? उसमें लिखा रहता है या तो रिटर्न लिखा रहेगा या वापसी लिखा रहेगा, और आखिर में कोई ऐसी चीज़ लिखी रहेगी 5:24 ऐसे लिखा रहता है। सन 2024 के 5वें महीने में ये डब्बा जहाँ बना है उस फैक्ट्री में वापस जाएगा ही जाएगा, क्योंकि इसकी मेंटेनेंस होनी है। इसके शॉकर देखे जाएंगे, इसके जो स्प्रिंग लगे हुए हैं शॉकर में, जो इसके पहिए हैं वो देखे जाएंगे कि वो घिस तो नहीं गए, ताकि रास्ते में कोई दिक्कत ना आ जाए। आप रोज़ाना उन पहियों को चेक करेगा, जो उसका ड्राइवर होगा, लोको पायलट होगा, वो रोज़ाना चेक करेगा, जो भी आदमी होंगे उसके लिए कंसर्न रोज़ाना चेक करेंगे। वो तो कर रहे हैं प्रिवेंटिव। थोड़ी बहुत कमी आ जाएगी, करेक्टिव भी करनी पड़ेगी। इसके अलावा प्लान्ड, इस महीने, इस साल के इस महीने में वो वापस जाएगा ही जाएगा डब्बा, और उसको वहाँ फैक्ट्री में चेक करा जाएगा, जो भी उसमें बदलना होगा उसे बदल के फिर वापस उसको सर्विस में लाया जाएगा, और उसके ऊपर एक नई डेट लिख दी जाएगी, मान लीजिए 7/28, जो भी उनका तरीका होता होगा, कितने साल बाद इसको दोबारा प्लान्ड उसमें लाना है। ठीक है,
तो ये सब कहाँ आ रहा है हमारा, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस में। मतलब हमें अपनी सारी चीज़ों को, सिस्टम को जहाँ जहाँ भी हमें मेंटेनेंस की आवश्यकता है, डेली बेसिस पे भी करेंगे या वीकली बेसिस पे करेंगे, हफ्ते में एक बार करेंगे प्रिवेंटिव, कोई समस्या आ गई तो तुरंत करेंगे करेक्टिव, उसके अलावा भी साल में एक बार शट डाउन करेंगे, पूरा बॉयलर बंद करेंगे, बॉयलर के अंदर की जितनी भी ईंट वीट है उसको चेक करेंगे, खराब तो नहीं हो गई, चिमनी चेक करेंगे अंदर से, क्योंकि चलते हुए प्लांट में दिन रात जो प्लांट चल रहा है उसमें आप रोक के नहीं करा जा सकता ना इस काम को। एक साल में एक बार ऐसा करेंगे जरूर, ताकि अगले साल तक बीच में ये वाली दिक्कत ना आ जाए। करेक्टिव अगर आ गई तो पूरा प्लांट रोकना पड़ेगा ना, बॉयलर को रोकना और दोबारा चलाना, बॉयलर को पूरा चला के और पूरी फैक्ट्री को चलाना कम से कम एक हफ्ते का भी समय हो सकता है। शुगर मिल में जब बॉयलर चलता है ना, तो पहली चीनी का दाना जब बनना शुरू होता है उसके बीच में हफ्ता और 10 दिन का वक्त लगता है बेटा। तो एक बार फैक्ट्री को रोकना और दोबारा चलाना, समझ में आ रहा है, एक हफ्ते का नुकसान है, कई करोड़ रुपए का नुकसान है वो। इसलिए हमें टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस एक ऐसा टूल है या टेक्निक है जिसको बड़ी बड़ी कंपनियां करती है, ऐसे सिस्टम बनाती है, मेंटेनेंस वाले सिस्टम बनाती है। इनका उद्देश्य क्या होता है? पहला उद्देश्य है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अगर आपका बीच में करेक्टिव एक्शन करना पड़ गया, मतलब मशीन खराब हो गई, कोई ब्रेक डाउन हो गया, तो आपकी उत्पादनशीलता में कमी आएगी, भाई सामान रुक जाएगा ना, फैक्ट्री में उत्पादन रुक जाएगा। तो ये ना हो इसलिए हम मेंटेनेंस करते रहते हैं, हर हफ्ते, रोजाना, जो भी मेंटेनेंस जब होनी है हम करते रहेंगे, ताकि हमारे उत्पादन में कमी ना आए। प्रोडक्टिविटी मतलब उत्पादनशीलता, जो हमारी रफ्तार है सामान बनाने की, उसमें ब्रेक ना लग जाए। ये बात समझ में आ रही है जी? ये इंक्रीज करते हैं। इसके अलावा एक इंक्रीज ये करते हैं, इंक्रीज ऑपरेटर इन्वॉल्वमेंट। जो उस मशीन पे खड़ा है, जब वो रोजाना उसके साथ साफ सफाई करेगा, उसको कई चीज़ें समझ में आएंगी, तो वो अपने इंजीनियर को बताएगा, उसका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है पूरे क्वालिटी सिस्टम को ऊपर करने के लिए, ताकि ब्रेक डाउन ना हो पाए। तो ये दोनों चीज़ें तो बढ़ाने का उद्देश्य है। बाकी चार चीज़ें खत्म करने का है, कम करने का है। रिड्यूस रिजेक्शन। आपने सर्विस नहीं करी, मेंटेनेंस नहीं करी, तो जो वो लेथ मशीन पे जॉब बनेगा वो ख़राब नहीं बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसका बेड ही ढीला हो गया ना, आपने रोज़ाना कचरा हटाया नहीं, आपका बेड घिस गया, तो आपका जॉब ख़राब होना शुरू नहीं हो जाएगा। आप वेल्डिंग मशीन से काम कर रहे हैं, आपने उसकी मेंटेनेंस नहीं करी, तो हो सकता है अंदर कॉइल जो है वो हल्की सी शॉर्ट हो गई या कोई कनेक्शन ऐसा हो गया, तो एम्पियर, कंटिन्यूस एम्पियर नहीं आ रहे आपके पास, तो वेल्डिंग ख़राब नहीं हो जाएगी आपकी, रिजेक्शन होने लगते हैं। अगर आप TPM पे काम कर रहे हैं, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस पे काम कर रहे हैं, तो रिजेक्शन कम होगी, कस्टमर की कंप्लेंट तो कम हो ही जाएगी ना। जब रिजेक्शन कम हो जाएगा तो कंप्लेंट भी कम हो जाएगी। कॉस्ट इसलिए कम हो जाएगी क्योंकि अगर बीच में करेक्टिव वो मशीन रुक ही गई, आपने ध्यान नहीं दिया और करेक्टिव मेंटेनेंस पे आना पड़ गया, तो उधर प्रोडक्शन का हर्जा, इधर वो मशीन जो टूटनी नहीं चाहिए थी, गरारी अगर तेल वेल लगा के रखते, टूटी नहीं चाहिए थी, वो टूट गई, नहीं गरारी का खर्चा, टाइम भी लॉस हुआ, तो हमारी लागत बढ़ने लगती है। इन्वेंट्री, हमें यही नहीं पता कि अगर गरारी टूट गई तो फिर कहाँ से मिलेगी, वो तो लुधियाना से मिलेगी, तो ऐसा करो 5-6 गरारियाँ एक्स्ट्रा रखो, क्या पता टूट जाए। आप अगर अपने सिस्टम अच्छे रखोगे तो आपको 5 गरारियाँ रखने की जरूरत नहीं है ना, एक गरारी रखोगे कि अगर टूटी भी तो 10 मशीन में से किसी एक की टूट जाएगी, अगर टूटी भी तो एक बहुत है, ऐसा थोड़ी है कि रोजाना गरारियाँ टूट रही हैं, ठीक है ना। तो हमें अपनी इन्वेंट्री कम रखने का एक सहायक होती है ये आपकी टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। अब इसको याद कैसे रखें जरा, उसको भी समझ लो। जब हम TPM की बात कर रहे हैं तो मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं। मेंटेनेंस करेंगे तो ब्रेक डाउन कम होगा, यानी कि मशीन कम रुकेगी, उत्पादनशीलता बढ़ जाएगी, रिजेक्शन कम होगा, इन्वेंट्री कम रखनी पड़ेगी, हमारा कस्टमर खुश हो जाएगा, उसको ज़्यादा शिकायतें नहीं आएंगी, और हर बंदे का इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगा। जो उस मशीन पर खड़ा हुआ है साफ सफाई करेगा, उसको अपनी मशीन अपनी जैसी लगेगी, इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाता है ना हर चीज़ का। ये है बात। अगली जो टेक्निक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे आपके एग्जामों में पूछी जाती है, इस वाले एग्जाम में पूछी जाएगी। इसको 5S टेक्निक कहते हैं, जैपनीज ने ये बनाई थी, तो ये नाम भी सारे जैपनीज ही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। 5S, इसके सारे नाम जैपनीज है, उनका इंग्लिश में मतलब बता दूंगा, हिंदी में मतलब बता दूंगा, और आप समझ जाएंगे उसका क्या मतलब है, मतलब वो कैसे उसको करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। इसके नाम लिख देता हूँ, 5S। ये देखने में आपको कितना भी मुश्किल लग रहा हो, पर वो ये कहते हैं जैपनीज लोग कि अगर आप इन 5 टूल्स को या इन 5 तरीकों को अपने अंदर ले आओ, व्यवसाय में इसको स्थापित कर दो, कोई ऐसा सिस्टम बना दो कि ये क्रमबद्ध, ऐसे ये क्रमबद्ध है बेटा, ऐसे इनका क्रम आप चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि इसको आप ऊपर लिख दें उसको आप बाद में लिख दें। ऐसे भी सवाल आते हैं कि 5S टेक्निक में तीसरी टेक्निक कौन सी है, तीसरा S कौन सा है, तो आपको बताना पड़ेगा वो सीसो है, ठीक है। अब इसका मतलब देखो कितना, ये तो जैपनीज वर्ड है इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे, उनके इंग्लिश वर्ड मैंने यहाँ लिख दिए। सबसे पहले आप क्या करो, व्यवसाय में जब सिस्टम बना रहे हो, सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले आपको सॉर्ट करना पड़ेगा। सॉर्ट मतलब चीज़ों को अलग अलग करो, अलग अलग किसी भी बेसिस पे हो सकता है दाल जो कई महीने ख़राब नहीं होती, नमक जो कई महीने ख़राब नहीं होता, उसको
उसको आप ज़्यादा स्टोर कर सकते हो, लेकिन हरी सब्जियाँ तो आप 1 महीने के लिए स्टोर नहीं कर सकते ना। तो आपको सॉर्ट करना पड़ेगा कौन सी चीज़ किस कैटेगरी की। हमारे व्यवसाय में कुछ होंगे कटिंग टूल, कुछ होंगे स्ट्राइकिंग टूल, कुछ होंगे नापने के यंत्र। उनको पहले अलग अलग करो भैया, कौन सी कैटेगरी में क्या सामान आ रहा है, बात समझ मारी जी। उसके बाद उनको अरेंज करो। अरेंज करने का मतलब क्या है? अरेंज मतलब हर चीज़ अपनी जगह पे होगी। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि कटिंग टूल हम ढूंढ रहे हैं कहाँ जाके, हैमर के बीच में ढूंढ रहे हैं कि यहाँ पर कहीं वो तो नहीं रखी, आरी मेरी यहाँ तो नहीं रखी, आरी ढूंढ नहीं, आरी छेनी ये सब अलग सेक्शन में रखा होगा। उनको अरेंज करो भाई, सबसे पहले तो अलग अलग करो। अलग अलग करने के बाद उन्हें अरेंज करो कि ये इसकी जगह कहाँ होगी, इसकी जगह कहाँ होगी, ये है। उसके बाद है शाइन। शाइन मतलब चमकना चाहिए, हर चीज़ दिखनी चाहिए। ऐसा ना हो हमें सीढ़ी लगा के ढूंढना पड़ रहा ऊपर रैक में जाके कि यहाँ पर एक वो पन्ना रखा हुआ था वो कहाँ है। और शाइन का मतलब ये भी है जो सामान ज़्यादा यूज़ हो रहा है उसको आगे रखो, और जो सामान कम यूज़ हो रहा है वो पीछे रखा जा सकता है, क्योंकि वो तो साल में एक बार यूज़ हो रहा है, उसे ढूंढने में साल में एक बार का वक्त लगेगा। लेकिन अगर तुमने फाइलें पीछे रख दी, आगे रख दिए, पता नहीं टेम्पलेट वगैरह कुछ रख रखे जो कभी यूज़ होनी है नहीं होनी, तो आपका समय जाएगा। ठीक है। अगला है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड बना दो, मतलब स्टैंडर्ड मेरे ऐसे होंगे, हर उस पर लिखा होगा कि भाई यहाँ पर रेतियाँ रखी हुई हैं, यहाँ पर ये वाली रेत, मतलब उनके नाम वाम सब लगे होने चाहिए। अगर नाम मिट गए हैं तो दोबारा चिपकाओ लगा के, हर समय वो लगे होने चाहिए। ऐसे स्टैंडर्ड बना दिए। कौन आदमी किसका जिम्मेदार है वो कौन बताएगा कहाँ रखा हुआ है, फिर जो लेके जा रहा है वो उसको यूज़ करने के बाद साफ़ सफाई करके वापस रखेगा। ये स्टैंडर्ड बना दो और उन्हें लागू कर दो। और आखिरी है डिसिप्लिन में रहो। जो स्टैंडर्ड हैं उनके बीच बीच में काम करना है। इस अलग अलग कंपनियों में ये 5S का अलग अलग मैनुअल बनेगा, आपकी कंपनी के हिसाब से बनते हैं ये, लेकिन ये इस क्रम में बनते हैं कि आप जो भी सिस्टम बना रहे हैं वो सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि सबसे पहले तो उन्हें सॉर्ट कर दे, अलग अलग कर दे कि भाई कौन सी चीज़ किस कैटेगरी की है, फिर उनको अरेंज कर दे। और रास्ते वास्ते ऐसे होने चाहिए बिल्कुल खुले खुले, ऐसा ना हो घिच पिच में काम कर रहे हैं। इस तरीके के सिस्टम बनाओ, कहाँ सामान रखा जाएगा, कहाँ काम होगा, कहाँ पर आदमी चलेगा, वो सारी चीज़ें दिखनी चाहिए रैक में, और उन सब पे लेबल लगे होने चाहिए। और हर आदमी की जिम्मेदारी हो, ये स्टैंडर्ड में आ रही है बातें, कि वो जब सामान उठा रहा है उसकी जो जिम्मेदारी है उसको पता हो, उसकी ट्रेनिंग भी करवाओ आप उसके लिए। और आखिर में सेल्फ डिसिप्लिन, यानी कि अनुशासित रहो। व्यवसाय में हर इंसान को उससे ये उम्मीद की जाती है कि वो सेल्फ डिसिप्लिन्ड होगा। आप अपनी मर्जी से काम नहीं करते हैं किसी भी व्यवसाय में। एक स्टैंडर्ड है, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, उसके बीच में आपको काम करने पड़ते हैं। अगली एक और बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में बहुत सारे सवाल आते हैं, और ये नाम आपने शायद सुना हो, बहुत सारे कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है। बस 2 और रह गए बेटा, उसको कहते हैं हम काइज़न। ये भी जैपनीज टेक्निक है, 2 शब्दों से मिलकर बना है। काय का मतलब होता है कंटिन्यूअस, लगातार, यस, और ज़ेन का मतलब होता है इम्प्रूवमेंट। हम लगातार इम्प्रूवमेंट करते रहना चाह रहे हैं, अपने क्वालिटी को, अपनी उत्पादनशीलता को, अपने काम करने के तरीकों को हम लगातार बेहतर करते रहना चाह रहे हैं अपने से। और ये हम कैसे करते हैं? हम 3M को कम करके करना चाहते हैं। ये वो 3M कौन कौन से हैं? मूरी, मुरा एंड मुडा। इन्होंने बहुत आसान कर दिया इसको समझना। अपने सिस्टम ऐसे बनाओ, अपने सिस्टम क्वालिटी के ऐसे बनाओ जो लगातार, इसका नाम ही कायदन है, जैपनीज वर्ड है। काय का मतलब लगातार, ज़ेन का मतलब इंप्रूवमेंट। सिस्टम ऐसे होने चाहिए जो मेंटेन ना कर रहे हो, हर वक्त अपने आप को इंप्रूव कर रहे हो। और वो इंप्रूव करने के लिए आपको किस पे ध्यान देना है? इन 3M को कम करना है। इन 3M को कम करना है। मूरी का मतलब है थकान। ओके, पहला है मूरी, थकान नहीं होनी चाहिए सिस्टम में, ना प्रोसेस में, ना मशीनों में, ना इंसानों में, ना कस्टमर में, कहीं थकान नहीं होनी चाहिए। दूसरा मुरा, रुकावट नहीं होनी चाहिए, कोई चीज़ रुक ना रही हो, ना सप्लाई एंड पे कोई रुक रही हो, ना डिमांड एंड पे रुक रही हो, ना बीच के प्रोसेस में कहीं रुक रही हो। इसलिए जिस प्रोसेस में ज़्यादा समय लग रहा है उसको पहले शुरू कर दो, क्योंकि वो टाइम लेगा ना खत्म होने में। समझ में आ रही है भाई? तुम्हारे घर में शादियाँ हो मान लीजिए, तुम सबसे पहले हलवाई को थोड़ी बिठाओगे। सबसे पहले तो तुम कार्ड छपवाओगे, क्योंकि कार्ड को बांटने में बहुत समय लगता है ना, एक गांव, दूसरा गांव, तीसरा गांव। तो सबसे पहले कौन सा काम शुरू करोगे? हलवाई को बिठाओगे? तो वो काम पहले शुरू करो जिसमें सबसे ज़्यादा काम लगने वाला है, क्योंकि टाइम फिक्स हो गया, कस्टमर को यहाँ पर चाहिए आपको सामान। बात समझ आ रही है? डिलीवरी फिक्स हो गई। और आखिरी चीज़ है, दोष नहीं होने चाहिए, त्रुटि नहीं होनी चाहिए, रिजेक्शन नहीं होनी, डिफेक्ट नहीं आनी चाहिए। हाँ? नहीं, ये तो तीनों अलग अलग भी लिखे जा सकते हैं, क्योंकि आपको सिस्टम ऐसे बनाने, वो नंबर वाइज था 5S वाला। क्योंकि सबसे पहले आप डिसिप्लिन में कैसे करोगे जब आपको ये नहीं पता कौन सा सामान कहाँ रखा है? तो पहले तो उसको सॉर्ट करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा, उसे ऐसी जगह रखना पड़ेगा कि सबको दिख रहा हो। फिर कोई स्टैंडर्ड हो
जिस पे हम काम कर रहे हो, तभी तो डिसिप्लिन आएगा ना। तो वो तो 5 क्रमबद्ध हैं, ये वाले नहीं है। आखिरी वाली चीज़ जो रह गई है वो है 5D। हमें ये तो 5M को 3M थे, हमें 3M को कम करना है कायदन में। एक और टेक्निक है जो कई अच्छी कंपनीज उस पर भी काम करती है, वो है 5D। वो कहते हैं ये 5 शब्द हैं D वाले, इन्हें किसी तरीके से कम कर लो। सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो इनको कम करता हुआ चला जाए हमेशा। कौन कौन से हैं वो? पहला है डिले, और इसमें भी कोई क्रम नहीं है, इन 5 को हमें कम करना है। इसमें कोई वो नहीं है, मतलब कोई क्रम नहीं है इसमें। ओके, अगर आपका सिस्टम ऐसा है कि ये 5D आप कम कर सको। पहला D क्या है? डिले। देर नहीं होनी चाहिए किसी काम में। जो काम अब होना है उसके लिए सारा कच्चा माल भी अवेलेबल होना चाहिए, ऑपरेटर भी होना चाहिए, मशीन भी होनी चाहिए। ये प्लानिंग पहले से करके रखो। हम अपने यहाँ कोई डिले नहीं चाहते हैं, क्योंकि टाइम ही कीमत है। आपको डिले नहीं चाहिए अपने पूरे सिस्टम में। जो टाइम दे रखा है उसी टाइम पे वो काम होना चाहिए। अगर आपने डिले को कम कर दिया तो आप क्वालिटी QMS वाले सिस्टम में आ रहे हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में आ रहे हैं। दूसरा है डिफेक्ट। सिस्टम ऐसे बनाओ डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, कोई त्रुटि नहीं आनी चाहिए, कोई रिजेक्शन नहीं होना चाहिए। तो डिफेक्ट जितने आ रहे हैं उन्हें कम करते चले जाओ। वो हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया ना, कैसे हम डिफेक्ट को कम करते चले जाते हैं। डिससेटिस्फाइड कस्टमर, तुम्हारा कोई भी ग्राहक असंतुष्ट ग्राहक ना हो, ऐसे सिस्टम बनाते चले जाओ कि ये कम से कम होते चले जाएं, तुम्हारे असंतुष्ट ग्राहकों की संख्या कम होती चली जाए। तीसरा है डिक्लाइनिंग प्रॉफिट। तुम्हारा प्रॉफिट जो है ना, अगर वो कम होना शुरू हो रहा है, इसका मतलब कस्टमर इधर उधर भाग रहा है ना, किसी और जगह से सामान ले रहा है। तो सिस्टम ऐसे हो कि आपका प्रॉफिट डिक्लाइन ना हो रहा हो। और आखिरी है डीमोरलाइज्ड आपके एम्प्लॉय। तुम्हारे यहाँ जो काम कर रहे हैं वो आधे मन से काम ना कर रहे हो, उनके लिए अच्छी व्यवस्था रखो, पानी, हवा, उनकी तनख्वाहें, छुट्टियाँ, घूमने जाने का उनका लिए कॉमन रूम। बड़ी बड़ी कंपनियों में अगर आप काम करोगे ना बेटा, वहाँ पर प्लेग्राउंड भी होता है, पूरे फैमिली के साथ आप कहीं होटल, मतलब एक अंदर वो भी होता है, कॉमन हॉल भी होता है, बच्चों की शादियाँ, पार्टियाँ वार्टियाँ वहाँ होती रहती हैं, स्विमिंग पूल होता है, जिम्नेजियम होता है, सारी चीज़ें होती है कैंपस के अंदर। हमारे इंडिया की बात कर रहा हूँ, विदेशों में बात नहीं कर रहा हूँ। आप कभी किसी बड़ी कंपनी के अंदर जाना जो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए वो पूरी कॉलोनी बना के रखते हैं, सरकारी भी करते हैं ऐसा। और आप BHL में कभी जाओ, पूरे कैंपस में आप जाओगे, घर दे रखे हैं, अलग अलग कैटेगरी के घर हैं, उनके लिए सारी सुविधाएं हैं, खेल कूद की सारी सुविधाएं हैं, छुट्टियां हैं, ओवर टाइम है। कस्टमर आपका जो एम्प्लॉई है वो डीमोरलाइज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए उनको यार कहाँ फंस गया, दुनिया कहाँ निकल गई और मैं कहाँ रह गया। उसको अच्छा लगना चाहिए कि हम इस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। ये बात समझ में आ गई बेटा? तो ये कुछ टेक्निक्स हैं, पॉपुलर टेक्निक्स, इसके अलावा भी हैं, लेकिन ये कुछ टेक्निक्स हैं जिनके बेसिस पे हम वो अपने सिस्टम बनाते हैं। ये सिस्टम नहीं है, ये उन सिस्टम्स को बनवाते हैं और फिर हम कैसे उनको लगातार इंप्रूवमेंट करते रहते हैं वो हमने लास्ट वीडियो में देख लिया है। अब कुछ आखिर में टर्म रह गई हैं, लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया तो मैं वीडियो के आखिर में उन टर्म्स को डाल दूंगा, जैसे QMS क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। बाकी जितनी भी ये टर्म है उसके मतलब क्या है वो मैं लिख के आखिर में वीडियो में डाल दूंगा, आप लोग वीडियो में उसको देख सकते हैं। आज के इस लेक्चर में आपका कोई सवाल हो तो पूछें, कोई समस्या रह गई हो, कोई बात समझ ना आई हो। और मेरी तरफ से क्वालिटी का पूरा सेक्शन इस 4 उसमें खत्म हो जाता है। आप लोग एक साथ सारी वीडियोस देख लेना एग्जाम से पहले, और उसके बाद सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।